नमस्कार दोस्तों। आजकल अंजना ओम कश्यप से रिलेटेड एक वीडियो आप सब देख रहे होंगे, जिसमें उन्होंने क्या कहा सबसे पहले हम लोग वो सुन लेते हैं। आजकल हो गए हैं स्टार टीचर्स, यूट्यूब वाले स्टार टीचर्स। एक्सप्रेशंस देखिए इनकी आंखें देखिए किस तरीके से कभी ब्लैक बोर्ड इन आंखों में कपट दिख रहा है। बनाते हैं, खाली व्यूज बटोरते हैं, उटपटांग ग्रैब्स लिखते हैं और उसके बाद से अपने आप को इतना महारथी समझने लगते हैं कि कुछ लोग उनको फॉलो करने लगते हैं उनके तमाशे की वजह से। और फिर वो जाकर जहां पर इससे कहते हैं कि सो चूहे खाकर बिल्ली हज को चली। वसूलते हैं, छात्रों से आप देखिए, ये सबसे बड़ी चिंता की बात है। ये जो एक्सप्लेनर बनाने वाले यूट्यूबर्स हैं और जो शिक्षक हैं उनमें फर्क है, वो फर्क सबको समझना पड़ेगा। ये जो आकर पैसों के लिए अपना धंधा बना रहे हैं एजुकेशन को, वो एक तरफ है। ये बात वो बोल रहे हैं जिन्होंने जर्नलिज्म को धंधा बना दिया है। ऐसे लोग आज शिक्षकों को ज्ञान दे रहे हैं। तभी तुम क्रैक कर पाओगे। ये कैसी व्यवस्था में हम जी रहे हैं? ये बहुत बड़ा सवाल है आज हमारे साथ। चलिए, तो आज हम जो ये सेमिनार रहेगा इसमें हम लोग बात करेंगे कि लाखों छात्रों की आवाज कौन दबा रहा है, टीचर्स पर हमला कौन कर रहा है। भाई, अगर आप लोग अपना काम सही तरीके से करते तो टीचर्स को जरूरत ही नहीं थी कि वो किसी भी छात्र की आवाज उठाता। आप लोगों का जमीर मर चुका है, इसीलिए टीचर्स को आगे आना पड़ रहा है। और उसके बाद भी अगर आपको लगता है कि टीचर्स ने आपकी जगह ले ली है तो इसके जिम्मेदार आप हैं, इसकी वजह आप हैं। इसमें हम देखेंगे कि किस तरीके से आवाज को दबाया जा रहा है, लाखों छात्रों की आवाज को दबाया जा रहा है। ठीक है, छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, छात्रों की जो मेहनत है उसे चोरी की जा रही है पेपर लीक करके। और यह भी बताया जाएगा कि किस तरीके से इस पेपर लीक वाले मुद्दे को अंजना ओम कश्यप वर्सेस यूट्यूब टीचर्स कर दिया गया है। बिल्कुल डाइवर्ट कर दिया गया पूरे मुद्दे को। अब जो पेपर लीक वाला जो मुद्दा है उस मुद्दे पर बातचीत नहीं हो रही है। जितने भी टीचर्स हैं, जितने भी यूट्यूब टीचर्स हैं, उन सबसे मैं कहना चाहूंगा कि वो पेपर लीक का जो मुद्दा है उसे ना छोड़ें, उसके ऊपर वो लोग बने रहें, क्योंकि ये लोग चाहते ही ये हैं कि मुद्दे को भटकाया जाए। फिर इसके अलावा कि मीडिया का जो एकाधिकार है वो कैसे खत्म हुआ। पहले मुझे याद है कि लगभग पेंडेमिक से पहले तक 2020-2021 तक हर घर में लोग शाम को आराम से न्यूज देखते थे। लेकिन अब मैक्सिमम जो घर हैं या मैक्सिमम जितने भी लोगों को मैं जानता हूं, उन सब ने, मैक्सिमम लोगों ने आज के टाइम पर न्यूज चैनल्स को देखना बंद कर दिया है। और मैक्सिमम उनमें से लोग जो हैं वो यूट्यूब चैनल्स के ऊपर जो भी जर्नलिस्ट हैं उनको ज्यादा देखना शुरू कर दिया उन्होंने। वो उनके ऊपर उनका भरोसा ज्यादा बढ़ गया है। ठीक है, तो उसके पीछे कारण क्या है? ठीक है, पहले जो कुछ भी था वही लोग दिखाते थे और जो वो चाहते थे वही वो लोग दिखाते थे। अब वो सच दिखाते थे, झूठ दिखाते थे, क्या दिखाते थे? ठीक है, वो सब धीरे धीरे जब YouTube चैनल्स आने लगे और उस YouTube चैनल्स पर भी कुछ शिक्षकों ने जो भी इन्होंने न्यूज दिखाई उसका जब उन्होंने पोस्टमार्टम करना शुरू किया, तो उसके बाद इन लोगों को लगा कि अब हमारी जो झूठ है, हमारी जो पोल है वो खुलने लग गई है। तो इस वजह से अब इन्होंने जो शिक्षक हैं, जो यूट्यूब के जो टीचर्स हैं, उनको टारगेट करना शुरू कर दिया है। तो इनका एकाधिकार जो है, इनका एकाधिकार खत्म होता इनको दिख रहा है। इस वजह से ये सारा का सारा जो नाटक है वो किया जा रहा है। ठीक है, अब मीडिया की जो विश्वसनीयता है उसके ऊपर सवाल भी उठने लगे हैं कि क्या भारत का मीडिया क्या निष्पक्ष मीडिया है? क्योंकि सवाल पूछना वो भी सत्ता पक्ष से, वो इनकी हिम्मत दिख नहीं रही है। क्योंकि इसीलिए आज के टाइम पर जो फ्रीडम ऑफ स्पीच की जो इंडेक्सिंग आती है मीडिया की, उसमें इनको 180 में से 157वीं रैंक मिली है, 157th रैंक इनको मिली है। तो आप देख सकते हो कि कितनी बुरी हालत है भारत की मीडिया की। क्योंकि हम लोग, हमारी जो मानसिकता है, हमारे देश की जो मानसिकता है, हम खुद को कंपेयर करते हैं पाकिस्तान से। पाकिस्तान भी हमसे ऊपर है, पाकिस्तान की भी इंडेक्सिंग हमसे अच्छी है, बांग्लादेश की भी इंडेक्सिंग हमसे अच्छी है। तो आप देखिए कि हमारा देश का जो मीडिया है वो किस तरफ जा रहा है, किस और जा रहा है, और वो मुद्दों को किस तरीके से भटका रहा है। ठीक है, तो उनकी विश्वसनीयता है वो खत्म हो चुकी है। कुछ चुनिंदा खबरें हैं जो ये देते हैं, जैसे मेलोडी। मेलोडी आपने देखा होगा, ठीक है, कि मेलोडी, अभी मोदी जी मेलोडी देकर आए थे, इटली के जो प्राइम मिनिस्टर है उनको। तो इस तरह की खबरें वो लोग चलाते हैं, इनका कोई मुद्दे ही नहीं है।
ठीक है, कि मेलोडी इतनी चॉकलेटी क्यों है। भाई ये कौन से मुद्दे हो गए। झालमुड़ी, अभी पश्चिम बंगाल के अंदर यही मोहतरमा झालमुड़ी का पोस्टमार्टम कर रही थी कि किस तरीके से इसमें सरसों के तेल की सौंधी खुशबू आती है, ये 10 रुपए की है। तो मतलब आपके पास कोई मुद्दे ही नहीं बचे, आप सिर्फ इन्हीं की बातें करेंगे। सच्चाई से ज्यादा टीआरपी में बात कर रहे हैं, बहस कम होती है, शोर ज्यादा होती है, दो लोगों को, अलग अलग धर्मों के लोगों को बिठा दिया जाता है, उनको लड़वा दिया जाता है, उनसे इनको टीआरपी मिलती है। लेकिन अब क्या हुआ कि लोग समझने लग गए हैं, अब लोगों को उन चीजों में मजा नहीं आ रहा है। पहले उन लोगों को इन चीजों में मजा आता था, ठीक है, लेकिन धीरे धीरे लोगों को समझ में आने लगा है। इस वजह से इनका जो ये एजेंडा जो चला रहे थे, वो एजेंडा जो है अब इनका फ्लॉप होता दिख रहा है। इसीलिए जो इनकी विश्वसनीयता है वो खतरे में आ गई है, क्योंकि जो जनता है वो अब उसने सवाल पूछने शुरू कर दिए हैं, ठीक है। इसके अलावा पेपर लीक हो गया, बहुत सारी भर्तियां हैं जिनमें देरी हुई जा रही है, उन भर्तियों के बारे में कोई बात नहीं करता है। छात्रों का जो जीवन बर्बाद हो रहा है उसके बारे में कोई बात नहीं कर रहा है। ये कुछ और नया ही गीत आलाप करने लग गए हैं कि कोचिंग वाले ये हैं, कोचिंग वाले वो है, कोचिंग माफिया के नाम से ये लोग संबोधित कर रहे हैं। होता होगा कोई कोचिंग माफिया भी, कुछ लोग करते भी होंगे, क्योंकि हर पत्रकार आपके जैसा निर्लज नहीं है। बहुत सारे पत्रकार ऐसे भी हैं जो आज भी ईमानदारी से अपना काम कर रहे हैं, ठीक है। तो सेम इसी तरीके से होता होगा कोई ऐसा कोचिंग माफिया जिन्होंने बच्चों के साथ गलत किया होगा, क्योंकि पांचों उंगलियां एक जैसे नहीं होती हैं, आप ध्यान रखिएगा इस चीज का, ठीक है। तो कौन सा खेल खेला जा रहा है, बच्चे जो हैं सालों से तैयारी कर रहे हैं, उनकी तैयारी बेकार होती जा रही है, ठीक है। क्यों? क्योंकि समय पर भर्तियां नहीं आ रही, अगर भर्तियां आ गई तो पेपर लीक हो गया। मतलब ऐसा है कि लोगों ने 2-2, 3-3 साल अपनी नौकरी कर ली। राजस्थान के अंदर सब इंस्पेक्टर का एक ऐसा केस आया, 2021 की भर्ती थी, उस 2021 की भर्ती के अंदर इन्होंने पोस्टिंग तक दे दी, ट्रेनिंग हो गई उनकी, और उसके बाद उस भर्ती को कैंसिल कर दिया गया। क्यों? क्योंकि पेपर लीक हो गया था। अब वो जो पेपर लीक हुआ उसमें जिन लोगों ने ईमानदारी से अपना पेपर दिया, अपने दम पर उन्होंने नौकरी प्राप्त की, और उसके बाद 2021 से 2025 में फैसला आता है हाईकोर्ट का कि इस भर्ती को रद्द कर दो। अब उन लोगों ने पढ़ना छोड़ दिया, वो पढ़ाई से दूर हो गए, और अब उनको फिर से पढ़ना पड़ेगा, फिर से उनको वहीं उसी जो जिस लेवल पे थे वहीं पर आके वो खड़े हो गए। तो इससे ज्यादा बुरा किसी के साथ क्या हो सकता है, किसी की जिंदगी के साथ इससे बड़ा खिलवाड़ क्या हो सकता है, ठीक है। इसके बारे में कोई भी मीडिया वाला कहीं पर भी कोई भी बात नहीं कर रहा है। तो अब यहां पर 2021 में कुछ भर्तियां ऐसी हैं जो 4-4, 5-5 साल के बाद भर्तियां निकल रही हैं, और उसके बाद भी पद क्या निकलते हैं, बहुत ही कम पद निकलते हैं। कुछ तो बैकलॉग के पद निकल रहे हैं, उसके बारे में मैं बताऊंगा कि राजस्थान के अंदर कंप्यूटर टीचर, कंप्यूटर अनुदेशक के लिए एक भर्ती आई थी, उसके अंदर इन्होंने माइनस में पद निकाले हुए हैं, जनरल के लिए, ओबीसी के लिए, ईडब्ल्यूएस के लिए, इनके लिए, सभी के लिए, ठीक है। तो वो भी मैं आपको बताऊंगा कि कितनी बुरी हालत है आज के टाइम पर, और इस मीडिया में से किसी की भी हिम्मत नहीं है कि वो सरकार से प्रश्न कर ले, सरकार से क्वेश्चन कर ले, ठीक है। तो इन्हीं मुद्दों पर हम बात करेंगे, और ये भी देखेंगे कि ये मीडिया इतना घबराया हुआ क्यों है, क्यों छात्रों और अभिभावकों का जो भरोसा है वो टीचर्स के ऊपर बढ़ता जा रहा है, ठीक है। इसके पीछे क्या कारण है, ठीक है। तो करते हैं अपन शुरू। तो कल्पना कीजिए कि कोई एक मध्यम वर्गीय परिवार का बेटा है, पिता ने अपनी पूरी बचत लगा दी, जो भी उसने कमाया वो उसने अपने उस बच्चे को पढ़ाने के लिए वहां लगा दिया। मां ने अपने गहने तक गिरवी रख दिए, और बच्चा 2-2 साल तक दिन रात मेहनत करता रहा। सुबह 5 बजे उठकर पढ़ाई, रात 12 बजे तक किताबों के साथ संघर्ष, और फिर परीक्षा का दिन आया, लेकिन परीक्षा से पहले खबर आई कि पेपर लीक हो गया। अब देखिए कितनी दुर्दशा हुई होगी उस बच्चे की, या उसकी क्या मनोदशा हुई होगी कि उसने दिन रात एक किया और उसको खबर मिलती है कि पेपर लीक हो गया, ठीक है। अब आप बताइए, इस बच्चे का दर्द बड़ा है या उन लोगों की परेशानी बड़ी है जिन्हें यह बुरा लग रहा है कि आजकल लोग न्यूज चैनल से ज्यादा टीचर्स को क्यों सुन रहे हैं? क्योंकि इनको सबसे बड़ी तकलीफ ही इस बात की है कि जो समस्या इनको उठानी चाहिए थी वो समस्या वो यूट्यूब वाले टीचर्स उठा रहे हैं, उन बच्चों का साथ दे रहे हैं जिन्हें ये लोग गालियां दे रहे हैं, जिन्हें ये कोचिंग माफिया बोल रहे हैं, ठीक है। तो आज की जो चर्चा है किसी एक पत्रकार या किसी एक शिक्षक की नहीं है, आज की चर्चा उस भरोसे की है जो देश के करोड़ों विद्यार्थियों ने अपने शिक्षकों पर किया है, और उस भरोसे की भी है जो धीरे धीरे मुख्य धारा की मीडिया खोती चली गई, क्योंकि अब विश्वसनीयता खो दी है मीडिया ने, ठीक है। एक समय था जब देश में कौन सी खबर दिखाई जाएगी,
और कौन सी नहीं, यह लगभग पूरी तरह बड़े न्यूज चैनल तय करते थे। लोग वही देखते थे जो उन्हें दिखाया जाता था, वही मानते थे जो उन्हें बताया जाता था। लेकिन फिर समय बदला, इंटरनेट आया, स्मार्टफोन आया और उसके साथ आया यूट्यूब। ध्यान रखो, यही सोशल मीडिया था जिसने 2014 के अंदर सत्ता परिवर्तन किया था, और यही सोशल मीडिया लग रहा है कि फिर से यही सोशल मीडिया सत्ता परिवर्तन करेगा, क्योंकि जो मेन स्ट्रीम मीडिया है उसमें इतनी हिम्मत नहीं लग रही है कि वो सत्ता पक्ष से किसी भी तरह का सवाल जवाब कर सके। पहली बार यूट्यूब के थ्रू आम आदमी के हाथ में विकल्प आया। अब वह केवल एक चैनल पर निर्भर नहीं है, और वह खुद तय कर सकता है कि उसकी बात सुननी है या किसकी बात सुननी है, किसकी बात नहीं सुननी है, वो खुद तय करेगा। अगर उसको लगता है कि मेन स्ट्रीम मीडिया पक्षपात कर रहा है, अगर वो बायस्ड है, तो वो नहीं सुनेगा, वो यूट्यूब की तरफ जाएगा। यूट्यूब में भी आपने देखा होगा बहुत सारे मेन स्ट्रीम जो पत्रकार हैं, ठीक है, रविश कुमार जी जैसे, वो मेन स्ट्रीम जो मीडिया है उसे छोड़कर वो यूट्यूब चैनल्स की तरफ आ चुके हैं और बहुत अच्छे से निष्पक्ष रूप से वो अपनी बातें रख रहे हैं। मान लो कि राजस्थान के कोई छोटे सा गांव है, उसमें रहने वाला एक छात्र है जो यूपीएससी या किसी सरकारी परीक्षा की तैयारी कर रहा है। पहले उसके पास केवल अखबार या टीवी था, लेकिन आज वही छात्र अपने मोबाइल पर देश के अलग अलग शिक्षकों की अलग अलग लेक्चर से वो सुन सकता है। किसी भी सब्जेक्ट को 5 अलग अलग तरीकों से समझ सकता है। उसके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं, जिन ऑप्शंस में वो अलग अलग टीचर से पढ़ सकता है। यही पावर दी है अंजना कश्यप जी इन यूट्यूब टीचर्स ने। बच्चे के पास बहुत सारे विकल्प हैं, और ये सारे के सारे विकल्प जो हैं वो फ्री के विकल्प हैं। अभी इन्होंने एक चीज और निकाल कर लाए, इन्होंने ये कहा कि ये यूट्यूब चैनल्स जो हैं ये ऐसे ही फ्री में नहीं पढ़ा रहे हैं, इनको वॉचिंग आवर्स मिल रहा है, इनको यूट्यूब से पैसा मिल रहा है। तो भाई आप बताओ कि बिना वॉचिंग आवर्स के कैसे कोई बच्चा वीडियो देख लेगा? अगर कोई वीडियो देख रहा है तो भाई वो व्यू में भी काउंट होगा, वो वॉचिंग आवर्स में भी काउंट होगा, और उसके पीछे उस टीचर की मेहनत जो है, वो उसने कितने घंटों की मेहनत करी होगी उस वीडियो को रिकॉर्ड करने के लिए, उसके कंटेंट के लिए, वो आपको नहीं दिख रहा है। आपको कुछ भी करके इन यूट्यूब शिक्षकों को विलन साबित करना है। आप ये कह रहे हैं कि ये लोग कमाई कर रहे हैं। अरे स्टूडेंट को क्या देना पड़ रहा है उसके लिए आप ये तो देखो, स्टूडेंट को कुछ भी नहीं देना पड़ रहा है। अब वो कमा रहे हैं, इसमें भी आपको तकलीफ होगी क्या? कमाई तो आप लोग भी कर रहे हैं, ठीक है। सारी दुनिया जानती है कि आप लोग किस तरीके से निष्पक्ष होकर पत्रकारिता नहीं कर रहे हैं। इसके पीछे के आप लोग कमाई नहीं कर रहे हैं, ठीक है। अब ये वाली बात है कि सबसे बड़ी बात यह है कि ये आप स्वयं वो ये निर्णय कर सकता है बच्चा कि वो कौन सही बोल रहा है, कौन गलत बोल रहा है। यही से खेल बदलना शुरू हो गया कि अब लोगों ने मेन स्ट्रीम मीडिया से यूट्यूब की तरफ जाना शुरू कर दिया है, ठीक है। लोगों ने जो खबरें हैं पहले जो उन्होंने सुनना बंद कर दी, और अब उन्होंने क्या क्या खबरों को समझना शुरू कर दिया। और जब लोग समझने लगते हैं ना, तो फिर वो सवाल भी करने लगते हैं, ठीक है। आपने लोगों की समझने और सुनने की जो क्षमता है वो खत्म कर दी थी। आप जो उसको सुनाना चाह रहे थे वो सुनता था, जो आप दिखाना चाहते थे वो दिखता था, लेकिन अब उसने ये छोड़ दिया है, और यही आपके लिए सबसे बड़ा डरावना पहलू है, ठीक है। अब जो शिक्षक हैं या एक्सप्लेनर है, जो भी एक्सप्लेनर जो बना रहा है वीडियो, जितने भी सब्जेक्ट के जो एक्सपर्ट्स हैं, ठीक है, अब उनकी मांग बढ़ने लग गई है, क्योंकि जनता को सिर्फ यह नहीं जानना था कि क्या हुआ है, जनता तो यह भी जानना चाहती है कि आखिर हुआ क्यों है, इसके पीछे कारण क्यों है, क्या है, ठीक है, ये कैसे हुआ, क्यों और कैसे जानना है। ऐसा नहीं कि आप लोगों ने एक पहलू दिखा दिया और बाकी पहलू आपने छुपा दिए, ठीक है। आप लोग तो वो लोग हैं जो ये बताते हैं कि किसी प्लेन से एक तरफ मोदी जी उतर रहे हैं और एक तरफ शी जिनपिंग उतर रहे हैं। शी जिनपिंग सहारा लेके उतर रहे हैं, मोदी जी बिना सहारा उतर रहे हैं, और आपने कहा कि ये देखो हिंदुस्तान और चाइना के बीच में डिफरेंस देख लो आप, कि मोदी जी हमारे बिल्कुल ऐसे जवान की तरह नीचे उतर रहे हैं, और जो शी जिनपिंग है वो सहारा लेके उतर रहे हैं। भाई क्या फर्क पड़ता है? आप उनकी जीडीपी देखो, हमारी जीडीपी देखो, आप यहाँ कंपैरिजन करो ना। आप कौन सा कंपैरिजन कर रहे हो? मतलब हंसी आती है देख के आप लोगों को इस कंपैरिजन को। आप लोगों को शर्म नहीं आती होगी, लेकिन हमको शर्म आती है कि हमारा देश का जो मीडिया है वो इतना गिर गया है कि वो ऐसी चीजें दिखाता है, ठीक है। तो यही से पहली बार क्या था कि जो मुख्य धारे की जो मीडिया है ना, उसको महसूस हुआ
कि अब सूचना पर उनका एकाधिकार है वो खत्म हो रहा है, क्योंकि यूट्यूब आ चुका है। यूट्यूब पे जितने भी शिक्षक हैं उन्होंने उनकी भूमिका निभाना शुरू कर दिया है। अब जनता केवल सुन नहीं रही है, सवाल भी पूछ रही है। ध्यान रखिएगा, मान लीजिए किसान का बेटा है, गांव में रहता है, घर की आर्थिक स्थिति बहुत मजबूत नहीं है, लेकिन उसका सपना है सरकारी नौकरी। ठीक है, अगर वो सरकारी नौकरी चाहता है तो वो क्या करेगा भाई, रोज यूट्यूब पर पढ़ाई करता है, किसी शिक्षक की करंट अफेयर क्लास देखता है, किसी शिक्षक की पॉलिटी पढ़ता है, किसी शिक्षक की अगर वो किसी कंप्यूटर साइंस की किसी कॉम्पिटेटिव प्रोग्रामिंग की तैयारी कर रहा है तो वो कंप्यूटर साइंस के सब्जेक्ट्स पढ़ रहा है, किसी का इतिहास पढ़ रहा है, तो किसी से रीजनिंग पढ़ रहा है। तो धीरे धीरे वो शिक्षक है, वो उसके लिए सिर्फ शिक्षक नहीं रह जाते हैं, वो उसके लिए एक मार्गदर्शक दर्शक बन जाते हैं। और यही चीज जो है उस शिक्षक के लिए मोटिवेशन है। जब हमारे पास कॉल आता है ना किसी बच्चे का, और जो पहली बार हमसे बात करता है और वही कहता है कि सर आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा, बहुत टाइम से हम चाहते थे कि आपसे बात हो, तो वही हमारे लिए गर्व का पल होता है। हम उसी पल को सोचते सोचते हम और ज्यादा मेहनत करते हैं, यही हमारे लिए कॉन्फिडेंस है। तो इसके लिए क्या करना होता है भाई, कोई भी शिक्षक अगर कोई करंट अफेयर की क्लास लेकर आता है ना, उसे रात को लेट तक तैयारी करनी होती है, क्योंकि उसे जल्दी सुबह आना होता है। ठीक है, मैंने ऐसे ऐसे शिक्षकों को देखा है जिन्होंने 3-3 4-4 साल से एक भी छुट्टी लिए बिना लगातार वो करंट अफेयर की क्लास लेकर आ रहे हैं, डेली करंट अफेयर की क्लास लेकर आ रहे हैं। ऐसे ऐसे मैंने शिक्षकों को भी देखा है। तो उनका कमिटमेंट है, और उस करंट अफेयर क्लास की कोई भी पैसा नहीं लिया जा रहा है, और लाखों में बच्चे जुड़ते हैं, इतने बच्चे जुड़ते हैं आप सोच नहीं सकते हैं। ठीक है, तो कोई भी शिक्षक अगर किसी भी तरह की अगर परीक्षा में पैटर्न बदलता है, वो आपको इंफॉर्मेशन देता है। जब कोई शिक्षक आपको कोई गलत प्रश्न आ जाता है किसी एग्जाम में, तो उसके खिलाफ आवाज उठाता है। और कोई शिक्षक पेपर लीक जैसे मुद्दों पर छात्रों के पक्ष में खड़ा होता है, तब एक रिश्ता बनता है। आपको पता होना चाहिए, सारे जो रिश्ते जो बन रहे हैं ना, ये इसी वजह से बन रहे हैं, क्योंकि पेपर लीक जब हुआ वो छात्रों के साथ था, आप लोग नहीं थे। कोई क्वेश्चन अगर गलत हो गया तो उसके खिलाफ अगर आवाज उठानी है तो शिक्षक उनके साथ था, आप नहीं थे। अगर आप होते तो हम नहीं होते, हम सिर्फ पढ़ा रहे होते। हम किसी क्लासरूम में होते, वहां पर हम बच्चों के साथ हम उनको पढ़ा रहे होते, हमें हमारी जरूरत ही नहीं थी स्टूडेंट्स को। ठीक है, तो यही जो रिश्ता बना, ये भरोसे का रिश्ता बना, और यही सबसे बड़ा अंतर है पत्रकार और एक शिक्षक में। क्योंकि पत्रकार अक्सर बताते हैं कि क्या हुआ, लेकिन शिक्षक बताते हैं कि क्या हुआ, क्यों हुआ, उसका प्रभाव क्या होगा, और परीक्षा में उससे क्या प्रश्न पूछा जा सकता है। ये सब के सब चीजें एक शिक्षक ही है जो कि किसी स्टूडेंट को बता सकता है। आप लोग तो वो लोग हैं जिन्होंने धर्मेंद्र जी को 10 दिन पहले मार दिया था, और टीआरपी के लिए उसकी खबरें आपने चला दी थी। ठीक है, फेक न्यूज में भी आप लोग कम नहीं है। तो यही कारण है कि लाखों जो प्रतियोगी परीक्षाओं के छात्र जो करंट अफेयर्स के लिए शिक्षकों को सुन रहे हैं, पिछले कई सालों से जब पेपर लीक की घटनाएं सामने आई, जब छात्रों का भविष्य संकट में दिखाई दिया, तब वही संख्या या बड़ी संख्या में शिक्षकों ने खुलकर छात्रों को समर्थन दिया। कुछ टाइम पहले एसएससी के जो पेपर थे, इसको लेकर दिल्ली में बहुत बड़ा प्रोटेस्ट किया गया था, जिसको शिक्षकों ने ही हैंडल किया था। शिक्षकों ने ही उसकी जितनी भी जो चीजें थी वो सब उन्होंने हैंडल करी थी। ठीक है, आप में से कोई नहीं आया था उस टाइम पर वहां पर। ठीक है, शिक्षकों ने ही सारा काम किया। शिक्षकों ने जो भी जितनी भी जो समर्थन जो किया था शिक्षकों ने, उन्होंने सारे वीडियोस बनाए, लाइव सेशंस लिए, छात्रों की समस्याओं को जो मीडिया है या फिर सबके सामने रखा, और यही से छात्रों का जो विश्वास है, ठीक है, वो किसी शिक्षक के ऊपर मजबूत होता चला गया। शुरुआत में यूट्यूब पर केवल छात्र आते थे, लेकिन धीरे धीरे माता पिता भी इन वीडियोस को देखने लगे, क्योंकि उन्हें लगा कि या कोई उनकी भाषा में बात कर रहा है, कोई उनके बच्चों की समस्या को समझ रहा है, कोई सिर्फ खबर नहीं सुन रहा बल्कि समाधान की बात कर रहा है। भरोसा विज्ञापनों से नहीं बनता है, भरोसा वर्षों की ईमानदार मेहनत से बनता है। और जब लाखों छात्र किसी शिक्षक की बात पर भरोसा करने लगते हैं, तो यह केवल लोकप्रियता नहीं होती, यह उस विश्वास की कमाई होती है जिसे वर्षों में अर्जित किया गया होता है। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती है। जो असली टकराव जो है ना, वो तब शुरू हुआ जब शिक्षक जो है ने सिर्फ पढ़ाना ही नहीं बल्कि छात्रों से जुड़े मुद्दों पर सवाल पूछना शुरू कर दिया। और इनमें सबसे बड़ा मुद्दा था पेपर लीक का। और यहीं से इस मेन स्ट्रीम जो मीडिया है, इसे बुरा लगने लगा कि शिक्षक
इनका काम कैसे करने लग गया। अब जरा उन छात्रों की जगह खुद को रखकर देखिए जो दिन रात मेहनत कर रहे हैं, जिनके घर वाले उम्मीद लगाए बैठे हैं, जिनकी उम्र का हर साल बेहद कीमती है, और फिर अचानक खबर आती है पेपर लीक हो गया। पेपर लीक सिर्फ एक परीक्षा की को प्रभावित नहीं करता है, यह लाखों सपनों को प्रभावित करता है। यह सिर्फ प्रश्न की चोरी नहीं होती है, यहां सिर्फ प्रश्न की चोरी नहीं हो रही कि भाई कोई प्रश्न पत्र चोरी हो गया, यहां पर मेहनत की चोरी हो रही है। जिस बच्चे ने दिन रात एक कर मेहनत करी, उसकी मेहनत की चोरी हो रही है। जैसे कि अगर हम एग्जाम्पल लूं तो मान लो कि एक छात्र 22 साल की उम्र में सरकारी नौकरी की तैयारी शुरू करता है, वह दोस्तों की शादी छोड़ देता है, उस अपने करियर के लिए परिवार के कार्यक्रम छोड़ देता है, कई बार नौकरी तक छोड़ देता है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि इस सरकारी नौकरी के चक्कर में अपनी प्राइवेट नौकरियां छोड़कर आता है और उसे लगता है कि 1-2 साल मेहनत करूंगा और जिंदगी बदल जाएगी। लेकिन फिर परीक्षा टल जाती है, कभी भर्ती रुक जाती है, कभी रिजल्ट अटक जाता है, कभी पेपर लीक हो जाता है। ठीक है, उस मतलब जिसके पास पैसा है उसके पास या किसी का अगर कारोबार है या जिसके पास मजबूत बैकग्राउंड है उनको तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन ये जो बच्चे हैं जिन्होंने अपना जीवन दे दिया, ठीक है, मतलब जो बच्चे हैं जिन्होंने सबसे ज्यादा जो नुकसान हो रहा है वो उस मिडिल क्लास या गरीब छात्र का होता है जिसके पास केवल उसकी मेहनत ही पूंजी होती है। जो उसने मेहनत करी थी वही पूंजी, और वो मेहनत क्या है, आप लोगों ने चुरा ली। ठीक है, आपने उसके पक्ष की बात नहीं रखी। ठीक है, सोचो अगर कोई भर्ती 2021 में निकल रही है, छात्र तैयारी करता है, परीक्षा होती है, विवाद होता है, मामला अटक जाता है, फिर दोबारा प्रक्रिया शुरू होती है और देखते ही देखते 2026 आ जाता है। इन 5 सालों में उस छात्र की जिंदगी का हिसाब कौन देगा? उसकी उम्र कौन लौटाएगा? उसके परिवार की उम्मीदें कौन लौटाएगा? यही मामला मैंने बताया था कि राजस्थान के अंदर सब इंस्पेक्टर भर्ती में हुई थी, 2021 की भर्ती थी, 2025-26 में आके उसको कैंसिल कर दिया गया। उन 5 सालों का हिसाब कौन देगा उस बच्चे का? पेपर लीक हुआ किसकी वजह से? प्रशासन की वजह से। पेपर लीक हुआ किसकी वजह से? सरकारों की कमी की वजह से। ठीक है, लेकिन अब हुआ क्या? भर्ती को रद्द कर दिया गया। ठीक है, अब जो नीट का पेपर अभी जो दोबारा से होगा उसके लिए सुनने में ही आ रहा है कि एयरफोर्स के जो हेलीकॉप्टर्स हैं वो पेपर्स जगह जगह पर डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो ये जो नाटक है, ये नाटक क्या है? क्योंकि पेपर चोरी करने वाला कोई ट्रांसपोर्टेशन वाला नहीं है। पेपर चोरी हुआ है किसी प्रिंटिंग प्रेस से, पेपर चोरी होता है जो पेपर सेटर होते हैं, जो पेपर बनाते हैं उनके वहां से। ये क्या नाटक चल रहा है? आप में से किसी ने ये प्रश्न किया कि इससे होगा क्या? नहीं, आप लोग तो बड़ा चढ़ाकर बता रहे हो कि अब एयरफोर्स जो है वो देखेगी इस पेपर को। अरे अभी भी मान लो अगर कहीं से पेपर अगर लीक हो जाता है तो क्या आप मानते हो कि एयरफोर्स के ऊपर आप क्वेश्चन चिन्ह लगाओगे, प्रश्न चिन्ह लगा दोगे? अगर इस बार भी पेपर लीक होता है तो आप ये देखिए कि भारत की वायुसेना की कितनी थूथू होगी। क्या आप रोक सकेंगे इसको? बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। ठीक है, अब यही है कि जब छात्रों को लगा कि उनकी बात कोई नहीं सुन रहा है, तब कई शिक्षक खुलकर सामने आए। उन्होंने छात्रों की समस्याओं पर वीडियो बनाए, पेपर लीक पर सवाल उठाए, भर्ती प्रक्रिया पर चर्चा करी और लाखों छात्रों को यह एहसास कराया कि उनकी आवाज अकेली नहीं है, उनके साथ हम खड़े हैं। एक छात्र के लिए परीक्षा सिर्फ एक एग्जाम नहीं होता है, वह उसके परिवार का सपना होता है, उसके माता पिता की उम्मीदें होती हैं, उसके भविष्य का रास्ता होता है। और जब उस रास्ते पर बार बार रुकावटें आती हैं तो गुस्सा पैदा होना स्वाभाविक है। लेकिन इस पूरी कहानी में एक और दिलचस्प बात हुई कि छात्रों ने सिर्फ शिक्षकों की बात सुननी शुरू नहीं की, बल्कि शिक्षकों को खबरों का विश्लेषण करते हुए भी सुनना शुरू कर दिया। और यही से जन्म हुआ एक ऐसे दौर का जिसमें खबरें बताने और खबरें समझने का जो अंतर है वो साफ नजर आने लगा। लेकिन दोस्तों, इस पूरी कहानी में एक सवाल मुझे लगातार परेशान करता है और शायद आपको भी करना चाहिए कि आखिर इस बहस की शुरुआत किस बात से हुई? क्या शुरुआत शिक्षकों और पत्रकारों की लड़ाई से हुई या शुरुआत छात्रों के भविष्य से जुड़े सवालों से हुई है? जरा पीछे चलिए, चर्चा किस बात की थी? पेपर लीक की या परीक्षा व्यवस्था की या छात्रों के भविष्य की? जो भर्ती परीक्षा है उसकी या जवाबदेही किसकी है? भाई ये जवाबदेही हमें सेट करना पड़ेगा कि जवाबदेही किसकी है। लेकिन कुछ दिनों बाद पूरा देश किस बात पर बहस कर रहा है?
अंजना ओम कश्यप बनाम ऑनलाइन टीचर्स, क्योंकि इस पूरे मुद्दे को घुमा दिया गया है। मुद्दा था नीट का पेपर जो लीक हुआ है उसका, और अब चल रहा है अंजना ओम कश्यप वर्सेस ऑनलाइन टीचर्स। कंप्यूटर साइंस में एक शब्द होता है डिस्ट्रैक्शन अटैक। उसमें क्या होता है कि कई बार असली सिस्टम पर ध्यान हटाने के लिए ध्यान किसी दूसरे मुद्दे पर ले जाया जाता है। बस ये नहीं कह रहा हूं कि यहां ऐसा हुआ है, ठीक है, लेकिन सवाल पूछना जरूरी है, क्या हम असली समस्या पर चर्चा कर रहे हैं या हम उस समस्या से पैदा हुई बहस पर चर्चा कर रहे हैं? क्योंकि मुझे लग रहा है कि हम समस्या पर बहस नहीं कर रहे हैं, हम उस समस्या के दौरान कोई एक नई और समस्या पैदा हो गई, हम उस पर बहस कर रहे हैं। मान लो कि किसी कॉलेज का पूरा डेटाबेस हैक हो गया, लाखों छात्रों का डेटा लीक हो गया, लेकिन अगले दिन पूरा कॉलेज इस बात पर लड़ रहा है कि सिक्योरिटी ऑफिसर ने किस टोन में बात करी। मतलब उसने अगर किसी टोन में बात करी तो अब हम उस बात पर लड़ रहे हैं कि सिक्योरिटी ऑफिसर ने किस टोन पर बात करी। तो असली समस्या क्या थी भाई? असली समस्या डेटाबेस से डेटा लीक होना थी या टोन थी? हम अभी टोन पे अटके हुए, हम कोई डेटा लीक की बात ही नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो मुझे लगता है कि अगर शायद लाखों छात्रों को भी लगता है कि असली सवाल आज भी वही खड़ा है कि पेपर लीक क्यों हो रहे हैं, भर्ती में देरी क्यों हो रही है, जिम्मेदारी कौन लेगा और छात्रों का भविष्य सुरक्षित कैसे होगा, क्योंकि अगर इन सवालों का जवाब नहीं मिले तो अंजना ओम कश्यप और ऑनलाइन टीचर्स की बहस खत्म होने के बाद भी समस्या वही की वही रहेगी। व्यक्तियों पर बहस करना आसान है, व्यवस्थाओं पर सवाल पूछना मुश्किल है, और शायद इसी कारण आज हमें व्यक्तियों से ज्यादा मुद्दों पर बात करने की जरूरत है। और मैं यहाँ एक उदाहरण अपने राज्य राजस्थान का देना चाहता हूं कि कंप्यूटर साइंस का शिक्षक होने के नाते यह विशेषतः मेरे दिल के बहुत नजदीक है ये मुद्दा, कि आज राजस्थान में कंप्यूटर अनुदेशक भर्ती की स्थिति देख लीजिए। कुछ वर्गों में स्थिति ऐसी बनी है कि जैसे जनरल, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी और एमबीसी जैसी कैटेगरीज में पदों का गणित माइनस तक पहुंच गया है। मैं पूछना चाहता हूं कि क्या आपने कभी सुना था कि किसी भर्ती में पद माइनस में चले जाएं? क्या यह सामान्य बात है? क्या यह राष्ट्रीय बहस का विषय नहीं होना चाहिए? लेकिन उससे भी बड़ा सवाल है कि नए पद कहां हैं, नई भर्तियां कहां हैं, जिन स्कूलों में कंप्यूटर एजुकेशन की सबसे ज्यादा जरूरत है, जहां आज भी पर्याप्त कंप्यूटर टीचर नहीं है। बैकलॉग की भर्तियां निकाल देना और नई आवश्यकता के अनुसार पद सृजित ना करना, क्या इससे समस्या हल हो जाएगी? सबसे ज्यादा नुकसान किसका हो रहा है? उस बच्चे का जो सरकारी स्कूल में पढ़ रहा है, या फिर जो इस बार कंप्यूटर चलाना सीखना चाहता है लेकिन उसको नहीं मिला, या उस बच्चे का जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, कोडिंग, साइबर सिक्योरिटी या डिजिटल स्किल्स के युग में जी रहा है लेकिन उसके स्कूल में कंप्यूटर टीचर ही नहीं है। एक तरफ हम नई शिक्षा नीति की बात करते हैं, कोडिंग की बात करते हैं, डिजिटल इंडिया की बात करते हैं, एआई रेजोल्यूशन की बात करते हैं, और दूसरी तरफ हजारों बच्चे बुनियादी कंप्यूटर एजुकेशन से ही वंचित रह जाते हैं। क्या यह विरोधाभास नहीं है? और अब मैं एक सीधा सवाल पूछना चाहता हूं कि क्या आपने प्राइम टाइम में इस मुद्दे पर बहस देखी है? क्या आपने बड़े बड़े स्टूडियोज हैं उसमें कंप्यूटर एजुकेशन की कमी पर घंटों चर्चा होते देखी है? क्या आपने यह सवाल सुना है कि लाखों बच्चों तक कंप्यूटर एजुकेशन क्यों नहीं पहुंच पा रही है? शायद बहुत कम आपने ऐसा सुना होगा कि इस मुद्दे पर कहीं पर बातचीत हो रही है। और यही कारण है कि आज ऑनलाइन टीचर्स को इन मुद्दों पर बोलना पड़ रहा है। हम बोलना नहीं चाहते थे, हमारा काम तो पढ़ाना है, लेकिन जब छात्रों से जुड़े मुद्दे लगातार अनसुने रह जाएं, तब शिक्षक को सिर्फ टीचर नहीं, छात्रों की आवाज भी बनना पड़ता है। सच कहूं तो अगर व्यवस्था अपना काम पूरी जिम्मेदारी से कर रही होती, अगर शिक्षा से जुड़े मुद्दे लगातार उठाए जा रहे होते, अगर छात्रों की समस्याएं समय पर सुनी जा रही होती, तो शायद हमें कैमरा उठाने की जरूरत नहीं पड़ती। हम सिर्फ क्लास रूम में होते और आप सिर्फ न्यूज रूम में होते। अब हम इस पूरी बहस के सबसे संवेदनशील और विवादित हिस्से पर आते हैं, और वह है भरोसा। क्योंकि अंत में लड़ाई टीचर बनाम पत्रकार की नहीं है, लड़ाई भरोसे की है। भरोसा किसी पद से नहीं मिलता, भरोसा किसी बड़े स्टूडियो से नहीं मिलता, भरोसा किसी चमकदार सेट या बड़ी स्क्रीन से नहीं मिलता है।
भरोसा समय के साथ कमाया जाता है। लंबे समय तक लोगों ने टीवी चैनलों को सूचना का सबसे बड़ा स्रोत माना और सबसे बड़ा भरोसा भी दिखाया, लेकिन धीरे धीरे दर्शकों ने सवाल पूछना शुरू किया, क्या हर खबर पूरी दिखाई जा रही है? क्या महत्वपूर्ण मुद्दों पर उतनी ही चर्चा हो रही है जितनी होनी चाहिए? क्या जनता के सवाल उतनी मजबूती से उठाए जा रहे हैं जितने उठने चाहिए? आज का दर्शक 20 साल पहले वाला दर्शक नहीं है, ध्यान रखिएगा। इसके हाथ में मोबाइल है, उसके पास इंटरनेट है, वह एक विषय पर 10 अलग अलग लोगों की राय सुन सकता है। उसके पास अलग अलग ऑप्शन है, सिर्फ आप विकल्प नहीं रह गए उसका। तो वह तथ्य जांच सकता है कि भाई कौन सही बोल रहा है, वो इन फैक्ट्स को वो चेक कर सकता है, वह उनके बीच में कंपैरिजन कर सकता है, तुलना कर सकता है, और सबसे बड़ी बात कि वह सवाल पूछ सकता है। जब लोगों को लगा कि कुछ सवालों के जवाब उन्हें मुख्य धारा की मीडिया से नहीं मिल रहे हैं, तब उन्होंने दूसरे प्लेटफॉर्म्स की ओर देखना शुरू किया। यूट्यूब, पॉडकास्ट, इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट हो गए, सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स हो गए, टीचर्स हो गए। तो ये जितने भी लोग हैं सभी इस नई दुनिया का हिस्सा बन गए। कौन सी दुनिया? इस सोशल मीडिया का हिस्सा बन गए। या हमें ईमानदार भी रहना होगा, सिर्फ इसलिए कि कोई व्यक्ति यूट्यूब पर है इसका मतलब यह है कि वह हमेशा सही है, और सिर्फ इसलिए कि किसी टीवी चैनल पर है इसका मतलब यह नहीं है कि वह हमेशा गलत है। सच का फैसला प्लेटफॉर्म नहीं तय करता है, तथ्य तय करते हैं। क्योंकि जब किसी बड़े मंच में से यह कहा जाता है कि कुछ शिक्षक 2 कौड़ी के हैं, तब लाखों छात्र इसे अपने शिक्षक का अपमान मानते हैं। और जब लाखों छात्र प्रतिक्रिया देते हैं, तब यह सिर्फ एक बयान नहीं रह जाता है, यह राष्ट्रीय बहस बन जाता है। समस्या यह नहीं है कि शिक्षक लोकप्रिय क्यों हो रहे हैं, समस्या यह नहीं है कि पत्रकार सवाल क्यों नहीं पूछ रहे हैं। असली समस्या तब शुरू होती है जब हम मुद्दों से हटकर एक दूसरे पर हमला करने लगते हैं, और यही फिलहाल चल रहा है। दर्शक किसी के कहने से नहीं बदलता है, दर्शक वही आता है जहां उसे भरोसा मिलता है। और इतिहास गवाह है, जिसने जनता का भरोसा जीता, अंततः जनता उसी की बात सुनती है। लेकिन अब एक और महत्वपूर्ण सवाल बचता है कि क्या यह यूट्यूब टीचर सही है? क्या हर कोचिंग इंस्टीट्यूट ईमानदार है? क्या लोकप्रियता ही योग्यता का प्रमाण है? अगर हम सच में निष्पक्ष रहना चाहते हैं तो इस सवाल का जवाब भी देना होगा। क्योंकि मैं सिर्फ और सिर्फ मेन स्ट्रीम मीडिया को क्रिटिसाइज नहीं कर सकता, मुझे हम जो यूट्यूब के शिक्षक हैं उनके बारे में भी बात करनी पड़ेगी। ठीक है, तो जब जब हम इस पूरी बहस के पीछे मुड़कर देखते हैं तो एक सवाल बचता है कि आखिर इससे सीख क्या मिलती है? क्या यह सिर्फ एक पत्रकार और कुछ शिक्षकों के बीच की बहस थी, या इसके पीछे कोई बड़ा संदेश छिपा हुआ है? हमारे देश में एक समस्या बहुत पुरानी है कि हम लोगों को सुनते सुनते उन्हें इतना ऊपर बैठा देते हैं कि फिर उसकी हर बात को अंतिम सत्य मान लेते हैं, चाहे वह नेता हो, अभिनेता हो, पत्रकार हो, या फिर शिक्षक ही क्यों ना हो। लोकतंत्र में सबसे ऊपर कोई व्यक्ति नहीं होता है, सबसे ऊपर विचार होते हैं, सबसे ऊपर तथ्य होते हैं, सबसे ऊपर प्रश्न पूछने का अधिकार होता है। अगर पेपर लीक हो, आवाज उठाओ। अगर भर्ती वर्षों तक अटकी रहे, आवाज उठाओ। अगर किसी छात्र के साथ अन्याय हो रहा हो, आवाज उठाओ। लेकिन आवाज तथ्यों के आधार पर उठाओ, भीड़ के आधार पर नहीं उठानी है। एक किसान बीज बोता है, उसे पता नहीं होता कि बारिश कब आएगी, उसे पता नहीं होता कि फसल कितनी होगी, लेकिन वह खेत छोड़कर घर नहीं बैठ जाता है, क्योंकि उसे पता है फसल उसी की होगी जो लगातार मेहनत करता रहेगा। यही बात जितने भी छात्र हैं उनके ऊपर भी लागू होती है। अब माहौल निराशाजनक हो सकता है, पेपर लीक की खबरें आ सकती हैं, भर्तियां अटक सकती हैं, सिस्टम में कमियां हो सकती हैं, लेकिन एक चीज नहीं बदलनी चाहिए, और वो है आपकी तैयारी। सबसे बड़ा नुकसान कौन करता है? सिस्टम की गलतियां जितना नुकसान करती हैं उससे ज्यादा नुकसान कई बार निराशा करती है, क्योंकि निराशा इंसान को लड़ने से पहले ही हरा देती है। अगर आज तुम तैयारी छोड़ दोगे तो जिस दिन परीक्षा होगी उस दिन कोई और नहीं पूछेगा कि तुम क्यों नहीं पढ़ पाए। लेकिन अगर तुम तैयारी जारी रखोगे तो वही दिन तुम्हारी जिंदगी बदल सकता है। सच कहें तो इस पूरे विवाद का केंद्र ना पत्रकार है, ना शिक्षक, इस पूरे विवाद का केंद्र छात्र है। क्योंकि
हर बहस का असर अंततः उन्हीं पर पड़ता है। देश बदलते हैं, सरकारें बदलती हैं, नीतियां बदलती हैं, मीडिया बदलता है, प्लेटफॉर्म बदलते हैं, लेकिन एक चीज कभी नहीं बदलती और वह है शिक्षा की शक्ति। इसलिए किसी पत्रकार से नफरत मत करो, किसी शिक्षक की अंधभक्ति मत करो, किसी राजनीतिक दल के पीछे आंख बंद करके मत चलो, बल्कि इतना सक्षम बनो कि सही और गलत का फैसला स्वयं कर सको। क्योंकि जिस दिन छात्र सोचने लगते हैं उस दिन समाज बदलना शुरू हो जाता है। याद रखिए, खबरें आपको जानकारी दे सकती हैं, शिक्षक आपको दिशा दे सकते हैं, लेकिन आपकी मंजिल तक आपको सिर्फ आपकी मेहनत ही पहुंचाएगी। इसलिए सवाल पूछिए, सीखते रहिए, जागरूक रहिए और सबसे महत्वपूर्ण, अपनी पढ़ाई कभी मत छोड़िए। क्योंकि इतिहास गवाह है, अंधेरे चाहे कितने भी लंबे क्यों ना हो, सूरज को उगने से कोई नहीं रोक सकता। तो आज हम यहीं पर खत्म करते हैं हमारे इस सेशन को। जय हिंद, जय भारत।